तो ये पहली फिल्म का काम कैसे मिला, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई फिल्मी जिंदगी की? अच्छा। कि जो छत्तीसगढ़िया हीरो होता है वो एक फुल छाप बंडी पहनता है, गले में गमछा डालता है, हाँ। पेड़ के किनारे नाचता है, उसका नाम दुकालू भकला समारू होता है। हाँ। वो अनुज क्यों नहीं होता है? इस बात की पीड़ा मेरे अंदर हमेशा थी। लेकिन अपने वक्त के अलावा दांव पे भी तो ऐसा कुछ नहीं लगा था ना। जो प्रोड्यूसर है, फाइनेंसर है, उनका तो पैसा भी दांव पे लगा था। यहाँ तो कम से कम ये है कि पैसा लगा था, आपका जीवन लगा था। क्या काम करते थे उस समय? मैं एक फ्रिज कंपनी में था, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो हुआ उसमें ये भी था कि एक दिवाली में मैं जब टूर पे गया, इतना ऑर्डर लेके आया मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, बोलता है मैं माल नहीं भेजूंगा। बोला ये पैसा वापस लेके कौन आएगा? नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार आज कुछ अधिक उत्साह के आपके सामने मौजूद हूं। ये YouTube चैनल हमने अभी शुरू किया है। पिछले 10-12 दिन से ही हम इसमें कुछ इंटरव्यू, कुछ दूसरे प्रोग्राम बनाकर डाल रहे हैं। तो इसकी शोहरत अभी बहुत कम है, और जब शोहरत कम हो तो मुझको किसी ने ये सिखाया था कि जिसकी बहुत बड़ी शोहरत हो ऐसे किसी को आप इंटरव्यू कीजिए, ताकि उसकी पॉपुलैरिटी के ऊपर आप पिगी राइड कर सकें। जैसे किसी बड़े जानवर के पीठ पे बैठ के कोई पंछी तालाब पार कर लेते हैं या बैठे रहते हैं, तो मैं उस तरह से आज इस मौके को अपने लिए इस्तेमाल करने को, ताकि हमारे अभी तक के जितने इंटरव्यू हैं उन सब के मुकाबले बहुत अधिक लोग देखें, और हमारे आज के मेहमान के मुकाबले और कोई बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ में है नहीं। तो इसलिए मैंने हमारे अपने खुद के चैनल के भले के लिए भी, अपनी उत्सुकता के लिए, और अभी तक जिन लोगों से हमने इंटरव्यू किया है उनसे बिल्कुल अलग हटकर इस इंटरव्यू के लिए हमने आमंत्रित किया है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े फिल्म कलाकार अनुज शर्मा को। अनुज, आपका बहुत स्वागत यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपसे मुलाकात जब भी होती है तब अच्छा लगता है, लेकिन आज कैमरे के सामने बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी। बाहर की बातचीत किसी काम की नहीं रहती सिवाय दिल बहलाने के। तो आज ये हमारे अखबार के और YouTube चैनल के काम की भी है ये बातचीत। तो आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। नमस्कार। मैं अनुज थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी फिल्मों का रेगुलर दर्शक मैं नहीं हूँ, और इसलिए मुझको थोड़ा सा आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा, मुझको कुछ चीज़ें बतानी भी पड़ेंगी। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये एक्टिंग का सिलसिला आपका शुरू कैसे हुआ? दरअसल मैं भाटापारा में मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ। तो हमारे स्कूल में एक ऐसी गजब की परंपरा रही कि 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। सिर्फ सांस्कृतिक संध्या 2 रात की होती थी। तो हमारे स्कूल का बड़ा नाम था और बहुत अच्छे से होता था। और हम अपने स्कूल लाइफ में हमारे ग्रुप्स होते थे। यानी एक सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ जब सोशल गैदरिंग होती थी, जब कल्चरल प्रोग्राम होते थे, तो अलग अलग ग्रुप बनते थे और वो अलग अलग धर्मशाला किराए से लेते थे, और वो अपने अपने ग्रुप की रिहर्सल किया करते थे, और कंपटीशन होता था। अच्छा। कि ये ग्रुप ज़्यादा प्राइज़ पाया, ये ग्रुप ज़्यादा प्राइज़ किया, और हमेशा वो कॉन्टेस्ट टफ होता था। तो ट्रेनिंग ऐसी हुई उस समय। तो मैं एक ऐसा मेंबर था जो कम से कम 2 से 3 ग्रुप में होता था। अच्छा। और सबकी सीक्रेसी भी मुझे मेंटेन करनी होती थी कि स्टोरी रोल दूसरे को ना पता लगे। और मुझे हर ग्रुप के लिए ईमानदार भी होना पड़ता था, और हर कोई चाहता था कि मैं उस ग्रुप में रहूं। बहुत बढ़िया। तो उस चीज़ को भी तो यानी दूरदर्शी लोग थे, उनको अंदाज था कि कहाँ जाने वाले हो। नहीं, मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन उसमें होता ये था कि मैं 12-1 बजे रिहर्सल के लिए निकलता था और रात के 11-12 बजे आता था, क्योंकि इस ग्रुप के साथ रिहर्सल करने के बाद मैं दूसरे ग्रुप में जाता था, फिर तीसरे ग्रुप में जाता था। तो होता ये था कि जब प्राइज़ मिलते थे तो फर्स्ट भी मेरा होता था, थर्ड भी मेरा होता था। तो हमेशा जब प्राइज़ मिलता था तो अम्मा ये बोलती थी, दूठन सेकंड वो नहीं आ जाते इसमें, ये प्लेट का सेट अब पूरा हो जाती है। तो पहले के ज़माने में आपको प्लेट, गिलास, टिफिन इस तरह के प्राइज़ मिला करते थे। कप सील्ड तो स्पोर्ट्स वगैरह में मिला करते थे। मुझको स्कूल के, हालांकि इंटरव्यू तुम्हारा है लेकिन मैं अपना भी बतलाना चाहता हूँ। स्कूल की बात निकली तो मैं जब स्कूल में था तो 2 दिन का प्रोग्राम हमारे यहाँ होता था। दोनों दिन में एक एक नाटक में होता था। एक में मैंने
एक मुस्लिम बुजुर्ग का रोल किया था और दूसरे में मैंने पन्ना धाय माँ का रोल किया था। अच्छा। तो मुझको रनिंग कप मिला था इतना बड़ा, अरे वाह। 1 साल रख के फिर वापस करना था अगले सोशल गैदरिंग के पहले। जी। तो मैंने भी वहाँ किया था, लेकिन मैं आगे एक्टिंग में नहीं बढ़ पाया। नहीं, मैं एक्टिंग तो करता ही था, यानी मैं उसमें गाता था, यानी हर तरह की जो विधा होती थी उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि वहीं से ट्रेनिंग शुरू हुई। मैं क्योंकि इतनी छोटी जगह में था कि कोई शास्त्रीय संगीत सिखाने वाला नहीं था, तो बचपन में मैं क्लास 5th में पहली बार मैंने एक्टिंग की थी, और उसमें भी मैं भी लड़की बना था। वाह। मछली बेचने वाली का मैंने किरदार किया था। और उसके बाद फिर 6 से फिर जब मिडिल स्कूल में आए तो वहाँ करना शुरू किया, और मैं स्काउट में रहा हूँ 8 साल, मैंने उसमें राष्ट्रपति अवार्ड किया। तो अलग अलग जगहों में कैंप जाने का मौका मिला, तो वो एक ऐसा एक्सपोजर था और बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ। तो उन कैंप्स में गए, वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए, तो वो कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा बढ़ा, वो ग्रूमिंग अच्छी हुई। फिर मैं एनसीसी में रहा, जेडी में रहा, जेडी से सर्टिफिकेट किया। फिर जब मैं कॉलेज में आया तो मैं कॉलेज में मैं एयर से सी सर्टिफिकेट किया। तो इन सब चीज़ों में मैं नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में गया, बहुत बढ़िया। तो वहाँ ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट मिला, क्योंकि वहाँ मेरा नाम एमपी रख दिया गया था। ये बात है 96 की, आई थिंक 96-97 की, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले की। तो मैं वहाँ जब गया तो हमारी टीम ऐसा परफॉर्म करती थी कि वहाँ पे सब लोग मुझे एमपी के नाम से जानते थे, मध्य प्रदेश यानी ये लड़का, ऐसा। तो वहाँ के जो हमारे सीएचएम थे वो भी मुझे एमपी कहा करते थे। तो हुआ ये था कि वहाँ पर हमारे 9 अवार्ड्स मिले थे, उसमें 7 मुझे मिले थे मध्य प्रदेश को। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें जब हुई तो उससे आपका एक आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता है और आपकी ग्रूमिंग अच्छी होती है जब आपको एक्सपोजर मिलता है। तो बस इन्हीं जगहों से सीखने को मिला। तो ये पहली फिल्म का काम कैसे मिला, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई फिल्मी ज़िंदगी की? एक्चुअली हुआ ये कि मैं तो नौकरी करता था, और एक मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ क्लासिकल म्यूज़िक यहाँ सिखा करते थे कमला देवी में, मैं उनका नाम भी भूल गया था। तो एक दिन मैं यूँ ही यहाँ से गुजर रहा था फूल चौक से अपने स्कूटर से, तो उसने मुझे आवाज़ दिया रास्ते में, रामानुज करके। तो मैं सुन लिया और रुक गया। उसने मुझे बताया कि भाई एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बन रही है और तुम सतीश जैन को जानते हो? मैं बोला मैं नहीं जानता। जैसे आपका छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बारे में ज्ञान है वैसे ही मेरा फिल्मों के बारे में ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मैंने बोला कि मैं नहीं जानता उनको। बोले एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बन रही है और तुम उसमें काम करोगे। तो दूरदर्शन ने या बाकी जगहों ने छत्तीसगढ़िया का एक परसेप्शन सेट कर दिया था लोगों के मन में। अच्छा। कि जो छत्तीसगढ़िया हीरो होता है वो एक फुल छाप बंडी पहनता है, गले में गमछा डालता है, पेड़ के किनारे नाचता है, उसका नाम दुकालू भकला समारू होता है। वो अनुज क्यों नहीं होता है? इस बात की पीड़ा मेरे अंदर हमेशा थी कि मैं भी तो छत्तीसगढ़िया हूँ, आप भी छत्तीसगढ़िया हैं। क्या हम लोगों के पास किसी चीज की कमी है या हमारे पास किसी अप्रोच की कमी है? क्या हम लोग कम स्मार्ट हैं या छत्तीसगढ़ी को दीनहीन क्यों मान लिया? दीनहीन क्यों वो तो ये बात मुझे लगी। तो मैंने उसको एक लाइन में जवाब दिया, देख भाई मैं वो सब काम नहीं करूंगा। हम लोग जैसे छत्तीसगढ़िया हैं इस बात को अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं काम करूंगा। अच्छा। ये मैंने सबसे पहले, यानी काम मिला नहीं और शर्त गिनाना शुरू कर दिए थे। सर मैं आपको बताऊंगा मैं फिल्म किन शर्तों पे किया हूं तो आपको ताजुब होगा। लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास लाइन लगा के ऑडिशन देते हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे खोज रहे थे उस समय पहली फिल्म के लिए वो मुझे फिल्म ऑफर के रोड पे किया। उस समय मैं कंपनी में नौकरी करता था। ये क्या पढ़ाते थे कमला देवी में? मैं सीखता था उस समय। क्या? मैं वोकल में गायन सीखता था। मैंने वहीं पे 2 साल सितार सीखा हुआ है, इसलिए पूछा। यानी आप पटेल सर से सीखा? हाँ, पटेल जी। तो मैं चन्ना मैम मुझे सिखाती थी, मूर्ति सर से मैं सीखा हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसने मुझसे बोला कि नंबर एक्सचेंज के उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो लैंडलाइन का ज़माना था। तो मैं अपने घर गया तो मैंने बोला कि मुझे फिल्म का ऑफर आया। तो सब लोग हंस दिए। इतने में तब तक उसका फ़ोन आ चुका था। मैं उनसे मिलने गया, मिला तो उन्होंने डायरेक्टर से मिलने को कहा। उसमें भी मैं नहीं जा पाया, जिस दिन जाना था उसके 1-2 दिन बाद गया। फिर वहाँ जब मैं सतीश जी से मिला तो मैं उनसे गया, मिला, और मैंने सोचा था सिनेमा वाले लोग ऐसे रहते होंगे वैसे रहते होंगे। मैंने देखा एक सांवला सा आदमी जिसके बाल बिखरे हुए, एक टी शर्ट और एक लोअर में बहुत सारे कागजों के बीच फंसा हुआ बैठा है। और ये डायरेक्टर है, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत गौर से देखा, यूँ
यूँ देखते रहे। उस नज़र से जीवन में मुझे कभी किसी ने नहीं देखा ऐसा। और मैं शर्मा रहा था मैं, लेकिन मेरे मन में ये था कि चलो आया हूँ तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, मिलने आया हूँ, ठीक है आज की बात है। यानी इससे ज्यादा गौर से कसाई ही बकरे को तौलता नहीं होगा। नहीं, लड़की भी ऐसी नहीं देखती है। अच्छा। ये उनकी नज़र में अजीब सी बात थी। अच्छा। कसाई वाली बात नहीं थी। अच्छा। वो ना सपनों का राजा ढूंढ रहे थे, अच्छा। मैं उनके सपनों का राजकुमार था ना, क्योंकि उनकी फिल्म का हीरो था। बिल्कुल। तो मैं पहले क्या पहनता था, क्रीम शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, लेस वाला जूता, बाल छोटे छोटे, क्योंकि मुझे तो फौज में जाना था। अच्छा। ये तो मैंने बचपन से सोच के रखा था मुझे फौज में जाना है, इसलिए एनसीसी में रहे, स्काउट में रहे, उसका राष्ट्रपति अवार्ड किए, सी सर्टिफिकेट किए, सिर्फ इसीलिए कि मुझे तो डिफेंस में जाना है। और बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बनाई हुई, सब कुछ बढ़िया। तो मुझे देखने लगे, फिर वो मुझे बोले कि 1 मिनट खड़े होंगे आप? मैं ठीक है सर, खड़े हो गया। ये इन किए उसे निकाल दीजिए। निकाल दिया, ठीक है। फिर बोले एक बटन खोल दीजिए, तो मैंने एक बटन खोला, एक और खोल दीजिए, एक और खोल दीजिए, तो 3 बटन खोल दिए। फिर बोले स्लीव्स आप फोल्ड कर लीजिए, मैंने फोल्ड किया। फिर मुझे देखे, फिर मेरे पास आए, बोले मैं आपके बाल बिगाड़ सकता हूँ? मैं बोला बिगाड़ लो सर, अब जो करना है कर ही लो, अब तो आ गया हूँ। फिर जाके सामने बैठे और देखने लगे यूँ, आपको पता है आप कौन है? मैं बोला हाँ मैं जानता हूँ कि मैं रामानुज शर्मा हूँ। बोले नहीं, आप मेरी फिल्म के हीरो हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं तो गवैया था, एक्टिंग का मुझे कम और गाने का ज़्यादा था। तो मैं बोला सर, बोले मैं फिल्म के गाने रिकॉर्ड कर लिया। मैं बोला मेरा गाना कोई दूसरा कैसे गा सकता है? हाँ। तो उन्होंने उस समय मुझसे झूठ बोला कि ठीक है आपसे गवा लेंगे, अच्छा। लेकिन वो रिकॉर्ड कर चुके थे। अच्छा। और उनका कोई इरादा नहीं था दोबारा गवाने का? हाँ, क्योंकि खर्च लगता। हाँ। उस समय छत्तीसगढ़ में ऐसे स्टूडियोज भी नहीं थे, बॉम्बे जाना पड़ता। हाँ। तो ठीक था जो भी था। फिर उन्होंने मुझे फिल्म सुनानी शुरू की। पहला सीन था कि मैं बाथरूम में छुप के बीड़ी पी रहा हूँ और बाप पकड़ लेता है। मैं बोला सर सॉरी, मैं आपकी फिल्म नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मैं बोला मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया मैं कभी स्मोक नहीं करूंगा। तो बोले यार सिनेमा उसमें क्या 2 सुट्टा मारना? मैं बोला नहीं सर, मैं मुंह से नहीं लगाऊंगा। तो हाथ में पकड़ के ऐसा रखना? हाथ में पकड़ लूंगा, जो भी करूंगा, लेकिन मैं स्मोक नहीं करूंगा। मैंने प्रॉमिस किया है। मैंने आज तक कभी स्मोक नहीं किया सर। अच्छा, नहीं किया? कभी नहीं किया मैंने। बहुत अच्छा। मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था बचपन में कि मैं कभी स्मोक नहीं करूंगा। बहुत अच्छा। तो मैंने नहीं किया। एंटी स्मोकिंग कैंपेन के लिए बहुत अच्छे ब्रांड एम्बेसडर हो हाँ सकते सर, हो। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि और सर आप मुझ पे दबाव भी नहीं बनाएंगे वहाँ उस समय। बोले ठीक है यार। वो बोले, उनको लगने लगा कि ये लड़का तो अभी से अपनी कंडीशंस रखने लगा है। हाँ। यानी लोग आते हैं सर एक चांस दीजिए सर, और ये तो उल्टी बात कर रहा है। फिर बाकी सारी चीज़ें हुई, उन्होंने फिल्म सुनाई, इस पे राजी हो गए। मैं बोला सर ठीक है, और पैसा कितना देंगे? तो उनको लगे पैसा भी पैसा भी मांग रहे हैं। तो हाँ। तो मैं बोला सर मेरी नौकरी है और मैं जितने दिन की छुट्टी लूंगा उतने दिन की सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी। हाँ। ठीक है यार, बोले वो। मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। ये सतीश जैन जी? ये सतीश जैन। मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया और मुझे 1-2 दिन उन्होंने बुलाया और सामान्य सी बातें हुई और फिल्म की यूनिट आ गई। अच्छा। फिर मुझे 1-2 दिन पहले बुला लिए वो, और उनको मुझ पे भरोसा नहीं था। उन्होंने एक स्टैंड बाई रखा था मेरे लिए, अगर ये लड़का भाग गया तो कोई तो रहे मेरे पास। अच्छा, तो एक वेट लिस्ट नंबर 1 एक रखा हुआ था उन्होंने, वहां पे रखे 1-2 दिन। तो हुआ ये कि जब शूटिंग होने वाली थी उसके 2 दिन पहले मैं वहां गया। इसका नाम क्या था फिल्म का? मोर छैया भुइयां। मोर छैया भुइयां, जो सबसे पॉपुलर फिल्म आज तक की सबसे बड़ी फिल्म, छत्तीसगढ़ी की आज तक की सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल फिल्म, सबसे ज्यादा लोगों द्वारा देखी गई फिल्म। अच्छा। तो जब मैं रात को सोया उस तो मुझे नींद नहीं आई। मेरे मन में एक अंतर्द्वंद्व चल रहा था कि मैंने कभी सिनेमा का कैमरा नहीं देखा था, और वो इंसान जो अपनी फिल्म बना रहा था अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के, अपने दोस्तों से पैसा उधार लेके, वो एक जुआ खेल रहा था। तो मुझे जब इस बात का पता चला तो इतना बड़ा दांव मेरे ऊपर लगा, मेरे ऊपर ये दांव लगा है, क्या मैं इसमें निभा पाऊंगा? क्या मैं सच में ऐसा कर पाऊंगा? तो मेरे दिल ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सुबह उठा, सतीश जैन जी के पास गया, मैंने बोला कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को करने के लिए मेरे से और अच्छे लोग हैं, 1-2 को मैं भी जानता हूँ, आप उनको ले लीजिए। बोले नहीं, ये तो तय हो गया। इस काम को तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता।
फिर दूसरी रात फिर मैं नहीं सो पाया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो आदमी अपना सब कुछ बेच के अगर तुम पे लगा रहा है, इसका मतलब इस काम को इस दुनिया में करने के लिए तुम सर्वश्रेष्ठ इंसान हो। हाँ, तो खुद ही से उम्मीद लगा रहे हैं हम। हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं, तुम अपने आप को गलत एसेस कर रहे थे, इस काम को करने के लिए तुम ही परफेक्ट आदमी हो। ये कॉन्फिडेंस आया। फिल्म की मुहूर्त हुई, मैं 26 जनवरी 2000 को मेरी शूटिंग स्टार्ट हुई। अच्छा, तो राज्य नवंबर में बना था, 3 महीने के भीतर? नहीं, जनवरी में, जनवरी 2000 में मेरी शूटिंग शुरू हुई। अच्छा। फिल्म रिलीज हुई थी 4 दिन पहले, हाँ 27 अक्टूबर को, हाँ। और 1 नवंबर को हमारा राज्य बना। अच्छा, ठीक। लेकिन शूटिंग जो है मेरी 26 जनवरी जनवरी 2000 में को हो शुरू गई हुई। थी। और आपको बताते हुए मैं मुझे बड़ा एक संतोष होता है, मेरे जीवन का पहला शॉट 1 टेक होके है। ऐसा? और हमारे संगीत में कहावत होती है, अगर आप पहला सुर पक्का लगाएंगे हाँ। तो गाना सुरीला गाएंगे। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। ये फिल्म वाले कैमरे थे उस समय? फिल्म वाले कैमरे थे। ये ना खर्चीला भी बहुत रहता है वो, अगर सर, रीटेक की नेगेटिव था। नौबत आई तो हाँ। नेगेटिव रहता है। और इसको 16 mm के कैमरे से शूट किया गया था, जिसमें फिल्म क्रांति शूट हुई थी। ये वो कैमरा था। यानी कोई किफायत कटौती उन्होंने नहीं बरती थी। लेकिन 16 mm था, 35 mm समझ नहीं गया था, मैं। सिनेमा हाँ, स्कोप नहीं था। हाँ। तो वो भी था, और मुझे ये लग रहा था कि भाई ये सिनेमा को सिनेमा की तरह बना रहे थे। हाँ। फिर पहले दिन काम किया, फिर मैंने पलट के नहीं देखा। अच्छा। फिर फिल्म में काम किया, और फिल्म में काम किया, काम खत्म हुआ, अगले दिन जाके मैंने ज्वाइन कर लिया। ये कितने दिन चली शूटिंग? 20 दिन पहला शेड्यूल चला। हाँ। उसके बाद फिर हम लोगों का 2 छोटा पैच वर्क लगा बॉम्बे में, उसके लिए फिर मैं गया, और फिल्म टोटल 27 दिन की शूट पे कंप्लीट हो गई। फिल्म कंप्लीट हुई। मैं तो गानों का फिर क्या हुआ जब गाने नहीं का? गवाया उन्होंने मुझसे। तो मैंने बोला ठीक है। और वो यानी एक सिंगर के लिए गाया किसने था? मेरा वो? गाना कोई और गा रहा था। अच्छा। तो मुझे ये, लेकिन मुझे भी लगा ठीक है, हाँ। क्योंकि मुझे काम में भी मजा आने लगा हाँ था। हाँ। और सच बात ये हुआ उस फिल्म के दौरान कि मैं पर काया प्रवेश नहीं जानता था। हाँ कि फिल्म एक्टिंग है। हाँ। आप अपने आप से एक कैरेक्टर में जाते। बिल्कुल। मैं तो नया था, बच्चा भी था, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 22-23 साल की उम्र क्या होती है, तो वो समझ नहीं थी। सतीश जी बहुत कमाल के एक्टर डायरेक्टर हैं, तो उनको मैं कॉपी भी बहुत करता था, जहाँ फंसता अच्छा। था उनको मैं बोलता था यहाँ क्या करूँ। हाँ। तो वो बताते तो मैं आईने में उतार देता था उनको। अच्छा। उनका मैं फेवरेट एक्टर इसलिए हूँ ठीक। कि उनको मालूम है उनको जो चाहिए ये बंदा एग्जैक्टली वही देगा, ठीक। और डायरेक्टर को वही चाहिए। हाँ। कि जो वो सोच रहा है उसको वही चाहिए। हाँ। तो मैं उनको वैसा एक्टर मिल गया था। हाँ। तो उनको भी मजा आने लगा। दूसरी चीज ये हुई कि इस कैरेक्टर को करते करते, ये कैरेक्टर ग्रे था। अच्छा। वाइट नहीं था। हाँ। इस कैरेक्टर को करते करते मैं अनुज से कार्तिक बन गया। मुझे पता नहीं चला। फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, मैं घर आया। घर आया तो कार्तिक को लेके आया। हाँ। अब कार्तिक को लेके आया तो लोगों के साथ मेरा व्यवहार बदला हुआ सबको महसूस हुआ। हाँ। हर कोई बोलता कैसे बात करता है आजकल तू, बदतमीज टाइप बात करता है। हम्म। वो कैरेक्टर वैसा था, ग्रे था। हाँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हर कोई मुझसे नाराज है। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे दोस्त, हर कोई तालमेल बैठ नहीं रहा है। तालमेल बैठ नहीं रहा, हो क्या गया मुझे समझ में नहीं आया। फिर मेरी एक आदत है कि मैं सेल्फ एनालिसिस बहुत करता हूँ, कि चीज़ों पे विचार करता हूँ, अपनी चीज़ों पे। तो मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा कि मैं तो वहां से अनुज की जगह कार्तिक को ले आया। हाँ। फिर मुझे हफ्ता 10 दिन का समय लगा। हाँ। कि मैं अनुज से, कार्तिक से मैं वापस अनुज बना। फिर मैं अनुज बना। उसके बाद ये समस्या मेरे करियर में कभी नहीं आई। ठीक। कि मैं किसी फिर ये तालमेल बैठ गया। फिर बैठ गया कि मुझे कि कैरेक्टर वहाँ के कपड़े, वहाँ का कैरेक्टर, उसको वहीं छोड़ के आना है। जी। उस समय मैं नादान था, मुझे पता नहीं था, इनोसेंट था, और मैं ये कर डाला था, लेकिन मुझे जल्दी रियलाइज हुआ, और फिर वो कैरेक्टर मैं छोड़ के आया। तो ये पहली फिल्म की जो कामयाबी थी, ये कहाँ से कहाँ ले गई? दिमाग को, करियर को, शोहरत को, इसको कहाँ ले गई? देखिए, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, हर कोई जब एक सफल इंसान नज़र आता है दुनिया की नज़र में, तो हर कोई बताता था कि मेरे साथ ये समस्याएं रही, वो समस्याएं रही। जिस दिन मोर छैया भुइयां का ऑडियो रिलीज़ हुआ था, HMV ने रिलीज़ किया था, उस दिन मेरे पास पानी पीने के लिए गिलास नहीं था। मेरे दोस्त ने बोरिंग टेढ़ा, मैं पानी पिया, मैं टेढ़ा, वो पानी पिया। मोर छैया भुइयां सिल्वर जुबली, मया दे दे माया ले ले सिल्वर जुबली, जन भूलो माँ बाप ला फिल्म सिल्वर जुबली।
लोग छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सुपरस्टार कहते थे। वो सुपरस्टार अपने घर में ज़मीन पे सोता था। अच्छा, उससे इन इन सक्सेसफुल फिल्मों से कमाई नहीं हुई थी उतनी? मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर नहीं बोलूँगा, लेकिन फेम मिल गया, पैसे नहीं मिले। तो इसकी वजह क्या थी, पैसा नहीं ये मिलने की? मार्केट नया था अच्छा, इसमें एक्टर को पैसा देने का कोई? और पैसा उतना नहीं था। आज भी हमारा मार्केट बहुत छोटा है, हाँ। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो संतुलन बना के चलना पड़ता है। और उस समय जब मैं शुरू में इस इंडस्ट्री में आया, स्टार बना, तो मुझे कुछ पता नहीं था, लोगों से डीलिंग पता नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि एक प्रोफेशनल तरीके से मैं काम करता रहूं, और मैंने किया। उसका नतीजा है कि मैं आज इतने सालों से इस प्रोफेशन में हूँ। और जिस समय मैं इस प्रोफेशन में आया था, उस समय छत्तीसगढ़ में कौन पेरेंट ये अलाउ करेगा कि उसके 22-23 साल का लड़का छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक्टर के प्रोफेशन को अपनाए, जिसका कोई भविष्य नहीं था। वो बस हर कोई ये कहता था तू लेकिन अपने वक्त के अलावा दांव पे भी तो ऐसा कुछ नहीं लगा था ना? जो प्रोड्यूसर है, फाइनेंसर है, उनका तो पैसा भी दांव पे लगा था। यहाँ तो कम से कम ये है, पैसा लगा था, आपका जीवन लगा था। जीवन यानी उतने महीने आपका क्रीम टाइम होता है। नहीं, फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टर होऊंगा। नौकरी से रिजाइन किया मैं। अच्छा। आफ्टर मोर छैया भुइयां मेरा काम करना मुश्किल हो गया। मैं जिस कंपनी में काम करता था, जो शोरूम्स में जाता था, तो वहाँ मेरे लिए काम करना मुश्किल हो गया। लोग आ जाते थे, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ ये होने लगा। तो मुझे और लोगों को लगता था ये फिल्म का हीरो। क्या काम करते थे उस समय? मैं एक फ्रिज कंपनी में था, सेल्स एग्जीक्यूटिव था मैं। अच्छा, तो फ्रिज के जितने शोरूम्स हैं उनमें जाना, वो काम रहता था। तो हुआ ही उसमें ये भी था कि एक दिवाली में मैं जब टूर पे गया, इतना ऑर्डर लेके आया, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है मैं माल नहीं भेजूंगा। बोला वो, ये पैसा वापस लेके कौन आएगा? इतना ऑर्डर कभी उसने देखा नहीं था। जो मैं ऑर्डर लेके आया था। तो बोला मैं नहीं भेजूंगा माल। बोला वो, क्योंकि उसको लगा कि उसका पैसा डूब जाएगा। इतना माल तो बिक जाए, भेज तो दूंगा, पैसा कौन देगा? एक रिस्क होता है ना। तो बोले पैसा भी आएगा जब माल मंगाया। ये रिस्पांस मिलने लगा। फिर मैंने ये फैसला किया। इसी बीच मेरा एयरफोर्स से कॉल आया। अच्छा। मैं क्योंकि सी सर्टिफिकेट था, तो डायरेक्ट एसएससी में हम लोगों को पायलट अफसर रिक्रूटमेंट होता था। अच्छा। मैं पूरे स्टारडम को छोड़ के अपने जीवन के पहले सपने को साकार करने में इंटरव्यू के लिए चला गया। अच्छा। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं इस स्टारडम को छोड़ देता। अच्छा। क्योंकि मेरा पहला प्यार डिफेंस था। अच्छा। तो मैं वहाँ गया और वहाँ मैं फेल हो गया। और जिस वजह से फेल हुआ वो हर बार बताता हूँ। मेरे पास डिग्री नहीं थी, मेरे पास मार्कशीट थी। एक डॉक्यूमेंट की कमी थी वहाँ पे। यानी मैं यूनिवर्सिटी से डिग्री ही नहीं निकाल पाया था। मुझे पता ही नहीं था कि यूनिवर्सिटी से डिग्री निकाली जाती है। हमारे यहाँ वो अवेयरनेस नहीं थी। आप याद करिए, पिछले 15-20 साल पहले कोई डिग्री निकालता था? नहीं निकालते थे। और मैं वहाँ गया, मैं बोला साहब ये मेरे मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, ये प्रीवियस, और तीनों का एग्रीगेट देख लीजिए। अपने को फर्क भी नहीं मालूम था कि क्या है। हमको डिग्री का मतलब ये लगता था कि मार्कशीट है तो आपके पास डिग्री, आपको पास है। तो यानी आप समझिए कि वो हद हो गई डिप्रेशन की। एक कदम ही पेटी टेक्निकल ग्राउंड पे बाहर हो गए पहुंच के। यानी आप ऐसे साफ हुए कि आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई। और मैं यहाँ आया, और यहाँ आया वापस। फिर मैंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया और मैंने बोला कि अब मैं इसको प्रोफेशन अपनाऊंगा एज प्रोफेशनल एक्टर। मैंने एज प्रोफेशनल एक्टर मैं फिल्मों में काम करने का मैंने फैसला किया और बढ़िया वेलकम हुआ। काम नहीं मिला। मैं सबसे बड़ा हॉट केक था छैया भुइयां का। हाँ। मुझे सबसे आखिर में काम मिला। ऐसा? हाँ। ये क्यों? आई डोंट नो, क्योंकि मैंने फिर ये तय किया हाँ। कि मैं अब अपनी प्राइस में कम समझौता नहीं करूंगा। अच्छा। और चूज ही रहूंगा, अपने टर्म्स पे काम करूंगा। अच्छा। मैंने पहली फिल्म से लेके आज तक हाँ। अपने टर्म्स पे काम किया है सर। अच्छा। मैं कभी भी इस मामले में कमजोर नहीं रहा। इसके लिए मैं विख्यात कुख्यात जो भी हूँ। हाँ। लेकिन सबको पता है कि वो अपनी शर्तों पे काम करेगा। तो इसमें मेन शर्त जो है ये पैसे की है कि स्टोरी की है? स्टोरी की हर चीज की, हर चीज की। कि आप फाइट मास्टर किसको ले रहे हैं। अच्छा फाइट मास्टर होगा तब तो। को स्टार कौन है, डायरेक्टर कौन है? मैं नॉर्मली को स्टार में भी ये बोलता हूँ कि आप प्रोफेशनल्स लीजिए। आप हर क्या होता है, अक्सर प्रोड्यूसर ये सोचता है मैं कर रहा हूँ तो मेरे भतीजों के वाला रोल दे देते हैं। यानी मैं उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि उनको तैयार करके लाइए। जिनको भी ले रहे हैं वो प्रोफेशनल्स को लीजिए। मैं बस ये कहता हूँ,
अच्छा कोरियोग्राफर लीजिए, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर लीजिए, अच्छा लिरिक्सिस्ट लीजिए, अच्छा डायलॉग राइटर लीजिए, तो जो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं मैं उन्हीं के साथ काम करता अच्छा, तो ये सतीश जैन जी के साथ कितनी फिल्में की? हूँ। मैंने 3 फिल्में की उनके साथ, मोर छैया भूइयां, झन भूलो माँ बापला और मया। ये तीनों फिल्में सिल्वर जुबली हैं। और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभी तक कितनी सिल्वर जुबली फिल्में हैं? 4 फिल्में सिल्वर जुबली हैं सर। कुल 4? कुल 4। ये डॉक्यूमेंटेड है ये? यस, डॉक्यूमेंटेड है। तो ये 4 में से 3 ये हैं। और एक मेरी और फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था मया दे दे मया ले ले, वो हाँ। भी 25 हफ्ते तक चली। हाँ, वो चौथी फिल्म थी मेरी। 4 फिल्में जो छत्तीसगढ़ में आई, चारों मेरी सिल्वर जुबली। ऐसा। और उसमें से 3 के डायरेक्टर सतीश जैन जी 3 के थे? डायरेक्टर सतीश जैन है और एक के डायरेक्टर प्रेमचंद राकर। प्रेमचंद्राकर जी। जी। अच्छा, तो ये 2000 से लेके अभी तक 22 साल हो गए हैं। इन 22 सालों में कुल कितनी फिल्में की हैं अनुज? 40 40 के आसपास। तो ये साल में 2 फिल्मों का एवरेज है। जी। तो ये इसीलिए कि बहुत छांट के अपनी शर्तों पे लेते हो, इसलिए कम है? देखिए सर, मैंने 40 फिल्में अगर की होंगी, 40 भी पूरी नहीं हुई होंगी, कम ही होंगी थोड़ी बहुत। उसमें से 10 फिल्में 50 दिन से ज़्यादा चली है सर। मेरी हर तीसरी चौथी फिल्म जो है 50 दिन से ज़्यादा चली है। अच्छा, 50 दिन भी यहाँ एक अचीवमेंट रहता है? 100% सर। 50 दिन कम नहीं होता। 50 दिन अच्छा। दिन यानी 7 सप्ताह 8 सप्ताह होता है सर। अच्छा, 50 दिन का मतलब 7 सप्ताह होता है। 7 49। और ये करीब 40 फिल्मों में से कॉस्ट कितने में रिकवर हुई होगी? हालांकि कोई एक्टर अकेले जिम्मेदार नहीं रहते हैं उसके सर, लिए। देखिए, बहुत सारी फिल्में हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस की। अच्छा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अपने लागत से 100 गुना तक। अच्छा, और कई फिल्में हैं जो अपनी लागत रिकवर नहीं कर पाई। तो ये इसके पीछे कोई भी सर, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि किसी फिल्म की सफलता या असफलता के 100 कारण होते हैं। हाँ। उनमें से एक कारण मैं भी हूँ। हाँ। चाहे सफल हो या असफल हो, तो कामयाब हो गई तो क्रेडिट मैं घर ले जाऊंगा, ऐसा नहीं किए? नहीं सर, होता क्या है, क्रेडिट हीरो को थोड़ी ज़्यादा मिलती है, बिकॉज वो दिखता है। और सच ये भी है, लोगों को उनकी असफलताओं के लिए याद नहीं किया जाता, उनकी सफलताओं और अचीवमेंट्स के लिए याद किया जाता है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं आपके फेवरेट हीरो कौन है, जो भी आपके फेवरेट हीरो होंगे, आप उनको क्यों जानते हैं? तो आप मुझे उनकी हिट फिल्मों के नाम बताएंगे, उनकी फ्लॉप फिल्मों के नाम आपको पता नहीं होंगे सर। अमिताभ के सौदागर को कोई याद नहीं करे। नहीं, जबकि सौदागर अच्छी फिल्म थी, लेकिन हिट नहीं हुई थी, वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, तो कोई याद नहीं रखता उसको। तो वही है कि अमिताभ बच्चन को जंजीर के लिए जाना जाता है, इस तरह की फिल्मों के लिए जाना जाता है, तो कुली के लिए जाना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में जब आप कई बार आप कई सब्जेक्ट ट्राई करते हैं, कोई सब्जेक्ट लगता है नहीं लगता, ऐसा भी होता है। हाँ। तो इस पे मैं समझता हूँ कि मैं एक चीज़ बस जानता हूँ, काम करने से पहले हर निर्माता और निर्देशक को बोलता हूँ, मैं ये कोशिश पहले करता हूँ कि हम प्रोडक्ट अच्छा बनाएं, एक फिल्म अच्छा बनाएं। चलना नहीं चलना ये जनता जनार्दन के हाथ में है। बिल्कुल। और इसको कोई नहीं जानता फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, ये अच्छे क्रिकेट प्लेयर ये सोच के उतरते हैं कि मैं अच्छा खेलूंगा। जीत हार की सोचते रहेंगे तो खेल नहीं पाएंगे। जीरो भी तो बनाता है। अब ये बतलाओ मुझको कि ये पहली फिल्म हिट हो गई और काम धीरे धीरे चल निकला, शादी कब और कैसे हुई? और उसमें इस शोहरत का क्या हुआ? इससे कोई मदद मिली कि कोई आड़े आई, क्या हुआ? आड़े ही आई, फायदा तो नहीं हुआ। हुआ ये कि मेरा जो ससुराल है वो पूरा पत्रकार परिवार है। अच्छा। मेरे जो ससुर जी हैं वो नगर निगम में चीफ पीआरओ थे। हाँ। मेरे चाचा ससुर पीटीआई में थे। हाँ। मेरे बड़ा ससुर, जो मेरे ससुर जी के बड़े भाई थे, वो तो बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का इंटरव्यू लिया था। वो भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी जी के साथ भूटान यात्रा पे गए थे, जहाँ लैंडस्लाइडिंग में वो हादसा हुआ था, एक एक्सीडेंट में। तो वो तो जर्नलिस्ट परिवार था। तो जब शादी तो मेरी 2007 में हुई, तब मैं वेल एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो मेरी पत्नी थी, उसको अनुज शर्मा की बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं था। अच्छा। हाँ, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं, फिल्मों का भी नहीं। हाँ, मैं कितना कमाता हूँ, मेरे लोगों से क्या संबंध है, उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने कभी उनसे बताया भी नहीं था इन चीज़ों को। कभी जैसे होते ना कि मैं ये हमारी बात कभी नहीं हुई, हमारी साधारण बात होती थी। अच्छा, शंकर शर्मा जी से मेरा बड़ा उठना बैठना था जी। मैं अखबार में काम करता था, वो म्यूनिसिपल में पीआरओ थे उस समय, और शहर के बीच में ऑफिस था उनका। जी।
जहाँ अभी ये पार्किंग वगैरह बना है मल्टी स्टोरीड, इसी के आसपास उनका ऑफिस था। तो आते जाते शहर के बीच में हमारे लिए बैठने के लिए वो भी एक जगह रहती थी, तो बहुत बातचीत उनसे होती थी, मुलाकात होती थी। अभी बोल रहे हो तो मैं पूरा याद कर रहा हूँ। जी, तो हुआ ये कि स्मिता, क्योंकि हम लोग एक ही समाज से थे तो आना जाना सब रहता था, रिश्तेदारी भी थी, तो मेरी माँ को स्मिता पसंद थी। अच्छा। तो लेकिन स्मिता और मेरी पहचान 10 साल पहले से थी, लेकिन हम लोगों ने कभी इस एंगल से नहीं देखा था। अच्छा। कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। हाँ। तो अम्मा बार बार बोलती थी, मुझे 4-5 साल से बोल रही थी, उसके रिश्तेदार भी बोलते थे, लेकिन हम लोग बोलते थे नहीं, हम लोग जैसा सोचते हैं वैसे नहीं है एक दूसरे के लिए। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कन्विंस हो गया। मेरी एक आदत है, मैं कंफ्यूज नहीं रहता, या तो मैं आपके विचार का हो जाऊंगा या आपको अपने विचार का कर लूँगा। तो कन्विंस हुआ तो ठीक है, फिर बात हुई। जो भी ये लंबी कहानी है वो अपने आप में पूरी फिल्म की कहानी है। तो जब फिल्म शादी की बात हुई तो मेरे ससुर जी से जब लोगों ने कहा कि भाई लड़का अनुज शर्मा, अनुज शर्मा, हीरो अनुज शर्मा, अच्छा करता क्या है? इस बात का कोई जवाब नहीं था कि करता क्या है। हाँ। तो ठीक है, फिर कोई मुझसे पूछे कि तुम कमाते कितना, तो मैं कहूँगा मुझे नहीं पता है। हाँ। जब मैं रिटर्न मेरा जब जाता है, हाँ। तब मुझे पता चलता है कि मेरी क्या अर्निंग है, मुझे क्या टैक्स पटाना है, हाँ। मैंने इस साल कितना कमाया, हाँ। तब मुझे पता चलता है, या मैं पिछले साल कितना कमाया ये मुझे पता चलता है। हाँ। लेकिन अगर कोई ये बोलेगा कि मैं इस साल कितना कमाऊंगा या मेरे घर कितना आएगा, तो मुझे नहीं पता है। मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ। हाँ। तो फिर बात यूं ही चली। तो कुल मिला के फिर हमारे ससुराल वाले सब बोले कि ठीक है। तो सब लोगों ने बहुत समझाया कि फिल्म लाइन का है, इतनी सारी हीरोइनों के साथ ऐसे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। इस बात का विरोध मेरी माँ ने भी किया था जब मैं सिनेमा में आने वाला अच्छा था। कि देख बिगड़ जावे। नहीं, ये अच्छा लाइन नो है बेटा, अच्छा घर के आदमी काम नो है। तो मैं अपनी माँ से बोला था, अम्मा ते मोर पर भरोसा रख, कि मैं तोला कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँ, कभी ऐसे मौका नहीं आए कि ते मोर कारण शर्मिंदा हो। और मैंने 7 साल बिगड़े के दिन आई तो छोड़ के घर आ जाऊँ। हाँ, तो कभी ये स्थिति नहीं आई। और मेरे घर में इस बात को मानते भी हैं कि भाई इसने जो बोला वो इसने निभाया। अब वो हमारे घर के अपने वैल्यूज़ हैं जो भी हैं। फिर बात हुई शादी की, तो फिर शादी किए। तब तक मेरी पत्नी को पता नहीं था कि मैं कितना सोशल हूँ या कैसे लोगों से मेरे क्या संबंध है, कुछ अंदाज़ा नहीं था। तो हुआ यूँ कि जब हमारी शादी हुई तो जब मेरी बारात निकली तो मैं घोड़ी पे जा रहा था। तो एक बंदा बोला, भैया जयराम अनुज भैया। जयराम भाई, कौन से पिक्चर के शूटिंग चला थे भैया? तो बोला भाई मोर बिहाव मोर बारात है बोला। इसके बाद मैंने शादी जो है 6 वचनों में की है सर। अच्छा। जब पंडित जी बैठे शादी के मंडप में, मैं बैठा था, तो 6 वचन जब पंडित जी ने पढ़े तो मैं बोला यस आई डू, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये वचन देता हूँ। मैंने हर वचन में कहा। 7वां वचन पंडित जी ने बोला कि आप पराई स्त्री की तरफ नजर उठा के नहीं देखें। अच्छा। तो मैं बोला आई एम सॉरी, मैं ये वचन नहीं दे सकता। मेरा तो रोजी रोटी है। मैं बोला पराई स्त्री को प्यार से देखने का मुझे पैसा मिलता है, और अगर मैं ऐसा ये वचन जैसा आपको शादी करवाने को मिल रहा है। तो मैंने बोला अगर ये वचन दूंगा तो आपकी बेटी भूखे मर जाएगी। तो अगर 6 में बात जमती तो देख लो भाई। और मैंने इनसे भी पूछा, अपनी वाइफ से भी, देखो 6 वचन ही दे पा रहा हूँ, 7वां नहीं दे पाऊंगा, वो झूठा हो जाएगा, वो झूठा हो जाएगा। तो फिर राजी हुए और मैंने 6 वचन में फिर शादी की। अच्छा ऐसा। फिर इसके बाद किस्से तो बहुत है सर मेरी शादी के। फिर एक किस्सा और हुआ कि जब शादी का रिसेप्शन हुआ, तो जब हमारी तरफ से रिसेप्शन हुआ तो सब लोग आए जो मेरे शुभचिंतक थे, मुझे विश करने आए। तो जब कोई आते थे तो मैं उनसे मिलाता था कि भाई ये मूर्ति सर हैं, इन्होंने मुझे सा लगाना सिखाया है। जो जिनका मेरे, देखिए सर मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मुझे छत्तीसगढ़ के इन्हीं लोगों ने अलग अलग लोगों की मदद मिली है। यहाँ तक मेरा अकेले आ पाना संभव नहीं था। तो वो एक मौका था कि मैं अपनी कृतज्ञता जाहिर करूं और उसके सामने जाहिर करूं बहुत जो अच्छा, मेरी जीवन संगनी है, बहुत अच्छा, ताकि उनको ये पता रहे बिल्कुल कि मेरे जीवन में किसने क्या कि इनका योगदान रहा है, भाई मैं जो भी हूँ। तो जब मैं एक एक से मिलाना शुरू किया, जब रिसेप्शन में हम सर 5 घंटे खड़े रहे,
तो उस 5 घंटे के बाद जब मेरी पत्नी ने बोला कि ये सब कुछ आपके जीवन में यही लोग किए, आप अपने दम पे कुछ किए हो या नहीं? तो मैं बोला अगर ये एक वचन जो आखिरी का नहीं दिए थे ना, ये ये उसका उसका हिसाब था। तो मैंने बोला मेरे जीवन में अगर ये लोग नहीं होते और इन्होंने मदद नहीं की होती तो मैं शायद इस जगह पर नहीं होता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना याद रखना भी चाहिए सबको। अब मुझको ये बतलाओ कि इतनी फिल्में करने के बाद में अभी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा प्लॉट, कोई ऐसा कैरेक्टर लगता है कि जो अभी तक नहीं मिला और करने की इच्छा है? कहीं पढ़ा हुआ हो, किसी दूसरी फिल्म में देखा, दूसरी भाषा की फिल्म में देखा हुआ हो कि ये कैरेक्टर मिलता तो ये सोने में सुहागा होता है, ऐसा? देखिए आदमी जो है ना वो असंतोषी जीव होता है सर, संतोषी नहीं होता है इस मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में। लेकिन सच अगर दिल से कहूँ तो मैंने जो सोचा सब किया है। ऐसा? यानी पहली फिल्म मेरा ग्रे कैरेक्टर था, कमाल का कैरेक्टर था, बहुत बढ़िया कैरेक्टर था कार्तिक का, मैंने वो किया। चॉकलेटी हीरो का रोल किया मैंने, लड़की बना उसमें रंगोबती में, मैं एक गवैया कलाकार बना रंगरसिया में, दबंग दरोगा में मैं पुलिस वाला बना, रघुवीर में मैं फौजी बना। अच्छा। तो मेरे मैंने जो जो कैरेक्टर सोचा था लगभग सब किया। अच्छा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे एक गंभीर फिल्म करनी चाहिए। हाँ। जिसमें एक जो मेरी जो आइडेंटिटी है कि मैं ह्यूमर अच्छा करता हूँ। हाँ। सिनेमा में, तो वो उससे बाहर आके मैं एक गंभीर रोल करने का अब सोच रहा हूँ मैं। तो कोई वेब सीरीज होगी या कोई फिल्म होगी तो वैसा करूँगा। ऐसा? तो आप खुद प्रोड्यूस भी कर रहे हो कि दूसरों के प्रोडक्शन में ही काम कर रहे हो? सर मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, टेटकुराम, लेकिन एक फिल्म के प्रोडक्शन में जितना समय लगता है वो समय मेरे लिए बहुत भारी पड़ता है, मैं उतना समय नहीं दे सकता, इसलिए मैं फिल्में प्रोड्यूस नहीं करता हूँ। बट मेरा प्रोडक्शन हाउस है जो हम एड फिल्म्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, एल्बम्स बनाते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म, जो कम समय देने वाला जो प्रोडक्ट होता है मैं वो बनाता हूँ, वो डायरेक्ट भी करता हूँ। ये आपकी फिल्मों के अलावा मैंने जितना लोगों से जाना है आपके बारे में, उसमें 2-3 पहलू और हैं। एक तो सिंगर के रूप में जी कि आपके धार्मिक कार्यक्रम जितने होते हैं, जी भजन के और दूसरे तरह के गीतों के जो कार्यक्रम होते हैं, जी उनकी शोहरत बहुत सुनी हुई है मैंने लोगों से। जी ये सुना कि छत्तीसगढ़ी संगीत को लेके आरुग बैंड एक आपने बनाया है और उसके कार्यक्रम होते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाहर। ये 2 चीज़ें सुनी हैं मैंने। तो ये छत्तीसगढ़ी धार्मिक संगीत या सभी तरह का धार्मिक संगीत, ये कब से शुरू हुआ सिलसिला? देखिए सर, मैंने बचपन से रेडियो बहुत सुना, मेरे पिताजी को रेडियो सुनने का बहुत शौक था। अच्छा। और तब से एक जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वो आत्मसात हुआ, ये मुझे पता नहीं था। मैं तो सीखा वोकल क्लासिकल म्यूज़िक। हाँ। मैं गीत, गज़ल, भजन, मैं 7वीं कक्षा में पहली बार रेडियो पे गाया था। अच्छा। फिर मैं ये आकाशवाणी पे? आकाशवाणी में। उसके बाद फिर मैं सुरीली सांझ एक कार्यक्रम होता है युवाणी में, मैं उसका कलाकार था। अच्छा। उसमें गाता था मैं, गीत, गज़ल, भजन, ये सब मैं गाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर जब मैं सिनेमा में आया तो मैं पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक में रम गया। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों में म्यूज़िक भी दिया, तो मेरे मन में तो हमेशा ये बात रही। कई फिल्मों में मैंने प्लेबैक भी किया है, बहुत बेस्ट प्लेबैक भी मिला है मुझे। यानी दूसरों की फिल्मों में? अपनी फिल्म में भी किया, दूसरों की फिल्म में भी किया है, दूसरे आर्टिस्ट के लिए भी किया है मैंने। अच्छा। और अपनी फिल्म में भी किया, मुझे बेस्ट प्लेबैक भी मिल चुका है। तो मेरे मन में यहाँ के फोक को लेकर एक बात थी। हाँ। कि उसको एक नए कलेवर में प्रस्तुत किया जाए और एज इट इज प्रस्तुत किया जाए। अभी जो भी लोक मंच कहे जाते हैं, जो भी लोक मंच की प्रस्तुति होती है, वो ऑक्टोपैड, कीबोर्ड, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता था कि वो पुराना साउंड कहीं मर ना जाए, पुराने इंस्ट्रूमेंट, पुराना स्टाइल। जी जी जी। तो इसलिए फिर मैंने आरुग बैंड शुरू किया। और अच्छा। आरुग का मतलब होता है अनटच्ड। अच्छा। इसलिए मैंने उस बैंड का नाम रखा आरुग द अनटच्ड। अच्छा। और छत्तीसगढ़ का म्यूजिक वर्जिन म्यूजिक है, जिससे दुनिया वाकिफ नहीं है। और यहाँ के संगीत में जो विविधता है और जो मिठास है, हाँ। वो अद्भुत है। उसको लेके मैंने आरुग बैंड बनाया और आरुग बैंड को
न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, राज्य के बाहर भी बहुत अच्छे से लोगों ने वेलकम किया और हमको बाहर भी कार्यक्रम करने का मौका मिला। हाँ, बाहर कहाँ गए थे? हम फिजी गए थे। अच्छा। तो फिजी में फेस्टिवल ऑफ इंडिया में हमें आमंत्रित किया गया, तो हमारी टीम गई। हाँ तो मुझे वहाँ हाई कमीशन से एक फ़ोन आया। हाँ बोले अनुज जी, यहाँ सब लोग भोजपुरी समझते हैं हाँ और वो एक्चुअली हमारा क्लोजिंग हाँ, सेरेमनी हमारे प्रोग्राम से था। क्योंकि फिजी में हिंदुस्तानी बिहार से गए हुए थे नहीं पहले। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ मैं इसी बात को आज एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। हाँ। फिजी में हर जगह से गए हुए हैं। अच्छा। छत्तीसगढ़ से भी गए हैं, मध्य प्रदेश से भी गए हैं, साउथ से भी गए हैं। वहाँ पर फिजी हिंदी बोली जाती है। हाँ। और फिजी हिंदी में क्या है वो आप सुनेंगे तो मज़ा आएगा। हाँ। तो मैं उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ भोजपुरी कुछ हिंदी, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा मैं अपने प्रदेश का संगीत लेकर जा रहा हूँ, मैं वही सुनाऊंगा। तो मैंने उनको बोला साहब मुझे छत्तीसगढ़ी के सिवा कुछ नहीं आता। फिर हम वहाँ गए तो हमारे साथ जो हमारे लाइजनिंग ऑफिसर थे, क्योंकि 7 समंदर पार गए थे, हाँ। तो जाके इंस्ट्रूमेंट चेक करना, चीज़ों को वापस देखना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने चेक की, देखा सब कुछ। तो वो हमारे साथ थे और हम लोगों ने थोड़ा रिहर्सल किया। तो मैंने कोई हिंदी गाना नहीं गाया, तो उनको ये डाउट था कि पता नहीं परफॉर्म क्या करेंगे। और मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ अनुज शर्मा को कोई नहीं पहचानता है। हाँ। यहाँ तो जब मैं परफॉर्म करने जाता हूँ तो मेरे फैंस होते हैं, हाँ, मुझे सुनने, मुझे देखने आए हुए होते हैं। वहाँ मुझे वहाँ केवल परफॉर्मेंस से जज किया जाएगा। तो ये प्रेशर तो ऑब्वियस है किसी आर्टिस्ट पे होगा, ये प्रेशर मुझ पे भी था। हाँ। और मैं वो संगीत सुनाने वाला हूँ जो उन्होंने कभी नहीं सुना है, तो मैं कनेक्ट कैसे करूँगा? हाँ। तो फिर ना आर्टिस्ट ना संगीत, दोनों से वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं किसी चीज से, वो एक कनेक्शन आपको बनाना था। तो जैसे ही मैं फिजी एयरपोर्ट पे उतरा, तो जब मैं कार में बैठा तो उसमें एफएम चल रहा था, और एफएम पे एक एक्सपर्ट जो है ना आरजे के सवालों का जवाब दे रहा था। उसने बोला साहब मेरी नौकरी नहीं लगती, ये चिट्ठी आया, ये मैसेज आया है, इस पे क्या करना चाहिए? तो उसने जवाब दिया, रामचरितमानस के इस चौपाई की अगर आप बार बार जाप करेंगे तो आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी। अच्छा। फिर एक लड़की का कॉल आया उसमें कि मेरी शादी नहीं हो रही है। बोले इस दोहा का अगर आप बार बार जाप करेंगे रामचरितमानस का, तो आपकी शादी जल्दी हो सकती है, इतने दिनों में हो सकती है। तो ये बात मुझे समझ में आई कि यहाँ के लोग राम से जुड़े हुए आस्था है। अच्छा। यानी ये लोग कहीं ना कहीं इनके ये कनेक्शन तो है। हाँ। एक बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रह गई। फिर हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने एक लड़का आया। तो वही एकमात्र दिन था जिस दिन हमारे पास छुट्टी थी, कहीं हम घूमने जा सकते थे। ठीक। तो ब्रेकफास्ट बनाने वाला बंदा लोकल था, तो मैंने बोला भाई यहाँ घूमने के लायक कौन सी जगह है? तो बोला सर बाहर बहुत घाम है ना। अच्छा। तो मैं बोला जी क्या बोले? नहीं सर बाहर हार्ड सन है। मैं बोला नहीं आप क्या बोले, पहले क्या बोले थे बताइए। बोले सर घाम। मैं बोला आप लोग भी धूप को घाम बोलते हैं? फिर उससे मैंने 15 मिनट तक बात की और मुझे ये समझ में आ गया कि आज के शो को मैं कहाँ से चालू करूंगा। अच्छा। हमारे लिए 1.5 घंटे का समय निश्चित किया गया कि आपको 1.5 घंटे तक परफॉर्म करना है। उसमें फिजी के मिनिस्टर्स और हमारे हाई कमिश्नर सारे, सुआ वहाँ के कैपिटल में हम गए थे। तो देखिए मैं थोड़ा बदमाश कलाकार हूँ, तो मैं गया वहाँ, बुला कहते हैं नमस्ते को। तो मैंने कहा बुला नमस्ते जय जोहार। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ के आंगन में आप लोगों के आंगन के जैसा घाम निकलता है। अच्छा। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ आप लोगों के जैसे भात खाते हैं। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ कभी कभी हमारा मूड़ी पिराता है, कभी कभी गोड़ भी पिराता है। तो एक रेपो एस्टेब्लिश हो गया, तुरंत ब्रेक हो गया सर। फिर मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, रामचरितमानस से शुरू किया, मंगल भवन मंगलहारी। फिर मैंने सूरदास गाया, फिर मैंने कबीर को गाया, सब छत्तीसगढ़ी में। अच्छा, बहुत बढ़िया। कबीर को फिर छत्तीसगढ़ी में जो कबीर के कंपोजिशन वो मैंने कबीर को सुनाया। मेरा आधा पौन घंटा हो चुका था। अनुज, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं और एक सिंगर के रूप में आपकी इतनी शोहरत है, और आपने कबीर का कहा जो मेरे दिल के एकदम करीब है। जी। कबीर को मैंने छत्तीसगढ़ी में नहीं सुना है, तो अगर आप कुछ सुना सकें तो। लेकिन इस किस्से को सुनाने के बाद हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कबीर सुनाया, आधा पौन घंटा हो गया। फिर मैंने बोला कि मैं
फिजी आया हूँ, फिजी का कैपिटल है सुआ, और हमारे यहाँ फोक का फॉर्म है फार्म है सुआ। सुआ आके अगर मैं सुआ नहीं सुनाया तो मतलब क्या है। हाँ फिर 10 मिनट चला गया सर। हाँ फिर मैंने बोला कि मैं यहाँ आया हूँ हाँ और 60s और 70s के बीच रैप म्यूजिक दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ, हाँ और हमारे यहाँ एक ऐसा फॉर्म है हाँ। जो रैप आपको लगेगा और बहुत पुराना है, तो आप लोग सुनना चाहेंगे? हाँ सुनना चाहेंगे। तो फिर वो सुना है, फिर 10 मिनट चला गया सर। अच्छा। फिर मैं बोला हमारा छत्तीसगढ़ी का म्यूजिक ऐसा है हम्म कि जब उसको कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर अडॉप्ट करता है तो वो गाना हिट होता है। उसका ओरिजिनल आपको सुना सकता हूँ अगर आप लोग सास गारी देवी सुनना चाहें। हाँ बहुत बढ़िया। मैंने 1.5 घंटा खत्म कर दिया सर। 1.5 घंटा जब मेरा खत्म हुआ तो नीचे से आवाज आई 1/4। मैंने कहा कि मेरा समय समाप्त होता है, थैंक यू वेरी मच। बोले 1/4। मैंने वो शो 3 घंटा किया सर। अच्छा, जहाँ ये डर लग रहा था कि न मुझको जानते न छत्तीसगढ़ी को जानते। जी 3 घंटे मैंने शो किया। उसमें टोटल 2 गाने मैंने आउट ऑफ सिलेबस, यानी जो हिंदी गाया, अच्छा और एक भोजपुरी गाना। अच्छा। क्योंकि उनके बात का भी मान रखना, हाँ उनको ऐसा मत लगे कि हाँ। हम अपने यानी दर्शकों 1.5 के जगह 3 घंटे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, तो उनकी 2 बात तो रखनी पड़ेगी हाँ आपको। हाँ तो 3 घंटे मैंने परफॉर्म किया। आप कबीर की बात कर रहे थे तो मैं कबीर सुना देता हूँ। बिरना 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 बिरना, अरे बिरना रे चोला तन एक दिन होई है रे बिरना, अरे बिरना रे चोला तन एक दिन होई है बिरना। माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंद बेजी कुम्हरा, माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंद बेजी कुम्हरा, अरे एक दिन अवसर आही जी कुम्हरा, हो एक दिन अवसर आही जी कुम्हरा, मैं रौंद हूँ तोला रे क्या बिरना बात है, रे चोला क्या तन बात एक है। दिन होई है बिरना। क्या बात है, ऐसा सब है। बहुत बढ़िया। यानी एक तो कबीर, दूसरा छत्तीसगढ़ी, तीसरा आपकी आवाज़। यानी मैं कबीर को सुनने का इतना शौकीन हूँ, जी और मैं गुलजार का इंट्रोड्यूस किया हुआ, जी कबीर का पाकिस्तानी सिंगर जी। आबिदा का गाया जी, हुआ, आबिदा जी का। उसको सुनता हूँ तो अभी भी रोंगटे खड़े जी, हो जी, जाते जी, हैं। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनाया। जी। तो यहाँ के जो धार्मिक संगीत वाले जो कार्यक्रम हैं वो कब से शुरू हुए और कैसे लोकप्रिय हुए? एक्चुअली हुआ ये कि मैं तो फिल्मों के लिए जाना जाता हूँ। मेरे फिल्मों के गाने टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गए जी, बम्बई की टूरी, ये सब मेरा इंप्रेशन रहा। तो अभी मैंने 1-1.5 साल पहले मैंने एक भजन गाया, एक देवी जस गाया मैंने। उसमें हल्का सा प्रयोग करते हुए, उस आत्मा को बरकरार रखते हुए। असल में छत्तीसगढ़ के संगीत में से अगर आप सोल हटा देंगे उसके ट्यून्स में या बाकी चीज़ों में, तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। इसलिए मैंने उस बात को रखते हुए एक भजन मैंने गाया। उसको राम नारायण ध्रुव जी ने लिखा और बहुत बढ़िया उन्होंने उसको धुन बनाया, तो वो मैंने गाया। तो मेरा पहला भजन था वो। अच्छा। और वो भजन बहुत पॉपुलर हुआ। आज नवरात्र में बहुत बजता है, हर नवरात्रि में, और वो बहुत लोकप्रिय भजन है, लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं। अच्छा, तो हम लोगों को सुनने मिल सकता है क्या? आरुग है कल सादाई, आरुग बाती वो, आरुग दिया ना जला, दाई वो आरुग दिया ना जला, आरुग दोना चाउर आमा के पाना वो, आरुग फुलवा दाई नींबू के बाना वो, नरियर जोड़ा लाने हरियर दूबी वो, आरुग गोरस दाई नौ घट देवी वो, आरुग चंदन लानो आरुग बंदन वो, आरुग बिरवा भुआ।
क्या बात है। दाई वो आरोग दिया ना जला। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये कार्यक्रम फिर कैसे आगे बढ़े धीरे धीरे? मेरे शोज तो 2001 से कर रहा हूँ मैं अनुज हाँ नाइट, हाँ। और काफ़ी शोज होते हैं। अब लोग भजन भी सुनना चाहते हैं मुझसे, अच्छा, तो भजन भी सुनाता हूँ काफ़ी। ये उन्हीं कार्यक्रम में भजन भी? भजन भी सुनाता हूँ जी। तो ये नवरात्रि वगैरह में भजन का अलग से भी करते हो क्या आप? हाँ करता हूँ, बट कम करता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं जाता हूँ, शुरू में 5, 7, 8 भजन जैसे ही सुनाया मैंने, फिर सबको मेरे फिल्मों के भी गाने सुनने ठीक होते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो वो फरमाइश आने लगती है। फरमाइश यानी वो करना पड़ेगा आपको, जनता जनार्दन है। यहाँ पे मैं हमें देख रहे दर्शकों से एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ।